वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARY स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जैव विविधता के बारे में। ठीक है, जैव विविधता के बारे में काफ़ी डिटेल से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रजातियों के दृष्टिकोण से और अकेले जीवधारी के दृष्टिकोण से जैव विविधता सतत विकास का तंत्र है। पृथ्वी पर किसी भी प्रजाति की औसत आयु 10 से 40 लाख वर्ष तक होने का अनुमान है और ऐसा माना जाता है कि लगभग 99% प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर रहती थीं वो आज लुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसी नहीं है। जैव विविधता जो है सबसे ज़्यादा उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ बढ़ते हैं, प्रजातियों की विविधता कम होती जाती है, लेकिन जीवधारियों की संख्या अधिक होती जाती है। जैव विविधता जो है, देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो ये जिसको बोलते हैं जैव विविधता को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायो और डाइवर्सिटी, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें बायो का अर्थ होता है जीव और डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विविधता। शब्दों में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। इसका संबंध पौधों के प्रकार, प्राणियों तथा सूक्ष्म जीवाणुओं से है, उनकी आनुवंशिकी और उनके द्वारा निर्मित पारितंत्र से है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की परिवर्तनशीलता एक ही प्रजाति तथा विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तनशीलता तथा विभिन्न पारितंत्रों में विविधता से संबंधित है। ये क्या है? एक सजीव संपदा है और यह विकास के लाखों वर्षों के इतिहास का परिणाम है। ठीक है, तो देखिए, इसको 3 स्तरों पे समझा जा सकता है। पहला तो होता है आनुवंशिक जैव विविधता, जिसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। फिर प्रजातीय जैव विविधता यानी स्पीसीज डाइवर्सिटी, और पारितंत्रीय जैव विविधता इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, आनुवंशिक जैव विविधता, ठीक है, यानी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या है? ये इसके लिए जीवन के निर्माण के लिए जीन जो होता है वो एक मूलभूत इकाई है। किसी प्रजाति में जीन की विविधता ही आनुवंशिक जैव विविधता है। ठीक है, जीन में विविधता, अलग अलग प्रकार के जीन होंगे, लक्षण अलग अलग मिलेंगे, विविधता आएगी, उसे ही जैव विविधता कहा जाएगा। तो इसकी मूलभूत इकाई क्या है? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी यानी आनुवंशिक जैव विविधता की मूलभूत इकाई जीन है। उसमें परिवर्तन तो जीव में भी परिवर्तन। तो समान भौतिक लक्षण वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं। ठीक है, और मानव आनुवंशिक रूप से होमोसेपियंस प्रजाति से संबंधित है, जिसमें कद, रंग, अलग दिखावट जैसे शारीरिक लक्षणों में काफ़ी भिन्नता है। इसका कारण आनुवंशिक विविधता है। विभिन्न प्रजातियों के विकास व फलने फूलने के लिए आनुवंशिक विविधता अत्यधिक अनिवार्य है। फिर है प्रजातीय विविधता। ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो यह प्रजातियों की अनेक रूपता को बताती है। यह किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या से संबंधित है और प्रजातियों की विविधता उनकी समृद्धि, प्रकार, बहुलता से आंकी जा सकती है। कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या अधिक होती है और कुछ क्षेत्रों में कम होती है। जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक होती है उसको विविधता का हॉटस्पॉट कहते हैं। ठीक, अब अगला टॉपिक है जैव विविधता का ह्रास यानी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए, पिछले कुछ दशकों से जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग अधिक होने लगा है। ठीक है, इससे संसार के विभिन्न भागों में प्रजातियां और उनके आवासों में तेजी से कमी हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो विश्व के कुल क्षेत्र का एक चौथाई भाग है, यहाँ संसार की 3/4 जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, और यह विशाल जनसंख्या लोगों की ज़रूरत पूरी करने के लिए संसाधनों का दोहन और वनोन्मूलन यहाँ पे अधिक हुआ है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पृथ्वी की लगभग 50% प्रजातियाँ पाई जाती हैं और प्राकृतिक आवासों का विनाश पूरे जैवमंडल के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप हुआ, बाढ़, ज्वालामुखी, उद्गार, दावानल, सूखा इत्यादि पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्राणी जात और वनस्पति जात को क्षति पहुंचाती हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि संबंधित प्रभावित प्रदेशों की जैव विविधता में बदलाव आता है। उसी प्रकार जैसे कीटनाशक, अन्य प्रदूषक जैसे हाइड्रोकार्बन, विषैली भारी धातु, संवेदनशील और कमजोर प्रजातियों को ये नष्ट कर देते हैं
और वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं हैं लेकिन उनके तंत्र में स्थापित की गई हैं, इनको बोलते हैं विदेशत प्रजातियां। ठीक है, एग्जॉटिक स्पीसीज। तो ऐसे कई उदाहरण हैं कि जब विदेशज प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र में प्राकृतिक या मूल जैव समुदाय को इनकी वजह से व्यापक नुकसान हुआ है। ठीक है, पिछले कुछ दशकों के दौरान जैसे कुछ जंतु जैसे बाघ, चीता, हाथी, मगरमच्छ, ये सब इनके खालों के लिए इनका निर्दयतापूर्वक अवैध शिकार भी किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप कुछ प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। फिर है प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN ने संकटापन्न पौधों और जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से 3 वर्गों में विभाजित किया है। इसमें संकटापन्न प्रजातियां, सुभेद्य प्रजातियां और दुर्लभ प्रजातियां हैं। तो पहला है आपका संकटापन्न प्रजातियां यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इनमें वो सभी प्रजातियां सम्मिलित हैं जिनके लुप्त हो जाने का खतरा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी IUCN विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों को रेड लिस्ट के नाम से सूचना इसमें प्रकाशित करता है। ठीक है, ये फिर है सुभेद्य प्रजातियां यानी वनरेबल। तो वे प्रजातियां इसमें जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया है या उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक यदि जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है। और दुर्लभ प्रजातियां यानी रेयर स्पीसीज, तो संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है और ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों तक सीमित हैं या क्षेत्र में विरल रूप से बिखरी हुई हैं। अगला टॉपिक है जैव विविधता। तो देखिए जैव विविधता क्या है, इसके स्थानिक घटक का वर्णन करने के लिए R.H. विटेकर द्वारा अल्फा, बीटा, गामा विविधता सभी को पेश किया गया। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण में प्रजातियां कई समुदायों में संगठित रहती हैं। ये समुदाय पारितंत्र में पाए जाते हैं। इसके आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए अल्फा विविधता। तो यह एक विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विविधता को संदर्भित करता है और आमतौर पर उस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की समृद्धि की संख्या से व्यक्त किया जाता है इसको। बीटा विविधता क्या होता है, तो यह पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच विविधता की तुलना है। आमतौर पर पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच प्रजातियों की संख्या में परिवर्तन के रूप में इसको मापा जाता है। और गामा विविधता, यह एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए समग्र विविधता का माप है। अब चलिए देख लेते हैं जैव विविधता का संरक्षण। तो संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों का योजनाबद्ध प्रबंधन है ताकि प्राकृतिक संतुलन एवं जैव विविधता को बनाए रखा जा सके। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग भी शामिल है, जिसके अंतर्गत संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता भी पूरी हो सके तथा भविष्य पीढ़ियों के लिए भी ये पर्याप्त हो। तो देखिए सबसे पहले है संरक्षण में प्रजाति की आनुवंशिक विविधता को नष्ट होने से रोकना, स्पीसीज़ों का विलुप्त होने से इनको बचाना और पारितंत्र को नष्ट और अवक्रमित होने से बचाना। संरक्षण कार्य नीतियाँ, तो इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए निज स्थानिक यानी निज स्थानीय संरक्षण। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के संरक्षण के अंतर्गत पौधों एवं प्राणियों को उनके प्राकृतिक वास स्थान अथवा सुरक्षित क्षेत्रों में संरक्षित किया जाता है। ठीक है, संरक्षित क्षेत्र भूमि समुद्र के वे क्षेत्र हैं जो संरक्षण के लिए समर्पित हैं तथा जैव विविधता को बनाए रखते हैं। तो इसमें आता है आपका राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह। ठीक है, कि किसी क्षेत्र में या उनके प्राकृतिक वास स्थान में ही पौधों को या प्राणियों को उसमें संरक्षित कर दिया जाता है। दूसरा आता है परस्थानिक यानी परस्थानीय संरक्षण। तो इसमें है कि इनको उनके पर्यावास के बाहर इसमें संरक्षित किया जाता है, जैसे वानस्पतिक उद्यान हो गए, चिड़ियाघर, जीन बैंक, बीज बैंक, ऊतक संवर्धन, क्रायो प्रिजर्वेशन इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, एक्वेरियम हुआ, एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है स्वस्थाने उत्स्थाने यानी इन सीटू एक सीटू का एग्जाम्पल। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक बार ये ग्राफ के माध्यम से भी देख लीजिए। इन सीटू में यानी स्वस्थाने में क्या होता है कि स्वस्थान मतलब अपने ही स्थान पर संरक्षित। तो इसमें क्या है, संरक्षित झील है, जैवमंडल रिजर्व हैं, राष्ट्रीय उद्यान, जंतु विहार हैं, स्थलीय समुद्री जैवमंडल रिजर्व हो गए,
उत्स्थाने एक सीतु यानी किसी दूसरे स्थान पर ले जा करके, इसमें क्या हो गया, गृह उद्यान हो गया, बीज बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, वनस्पति उद्यान, जंतु विहार, एक्वेरियम हो गया। ठीक, तो ये तो रहा आपका जैव विविधता संरक्षण। चलिए कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जैव विविधता को हमने देखा अल्फा बीटा गामा के साथ विभिन्न श्रेणियों में इंगित करते हुए दर्शाया जाता है, और इसका ये वर्गीकरण 1972 में R.H. विटेकर द्वारा उन्नत किया गया। फिर है, ये जैव विविधता एक पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद जीवित प्राणियों, पौधों, जानवरों की विविधता है। और ये जैव विविधता जो शब्द है, ये रेमंड एफ दासमन द्वारा 1968 में उनकी एक पुस्तक थी अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में इसको यूज़ किया गया था। फिर जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिकी तंत्र का रखरखाव है। ठीक है, जैव विविधता प्राणियों, समुदायों, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों पर कार्य करती है। संयुक्त राष्ट्र ने 22 मई को जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको घोषित किया है, और कई देश, अन्य देश 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और भारत सरकार ने नॉर्वेजियन सरकार के सहयोग से जैव विविधता नीतियों और कानूनों में पेशेवर विशेषज्ञता विकसित करने और क्षमता निर्माण विकसित करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई में जैव विविधता नीति और कानून केंद्र की स्थापना की है। ठीक है, तो ये रहा आपका जैव विविधता से महत्वपूर्ण कुछ तथ्य। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।